नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके मार्केट या स्टॉक से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन चलिए शो की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं बाजार के एक चेक ले लेते हैं मार्केट का। और आज हम देख रहे हैं कि अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब इस वक्त 65 अंकों की तेजी, और बैंक निफ्टी में देखिए अब 44,000 का जो लेवल है उसके पार मजबूती से कारोबार कर रहा है। 134 अंक ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में नए हाईज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन मजबूती के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है और दिन के ऊपरी स्तर के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। गिरने और चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो आज मजबूती है एनटीपीसी में, यहाँ पर करीब 2% ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आयशर, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा और हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं नेस्ले, भारती एयरटेल, एचयूएल, एमएनएम और रिलायंस के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो आज जो ज़्यादातर तेज़ी वाले शेयर्स जो हैं वो हावी हैं बिकवाली वाले शेयर्स पर, और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 2 शेयर ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल है। और देखिए इस वक्त मार्केट का मूड और माहौल भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते। और आज रात फेड बैठक की फैसले भी आएगा और उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी और भारतीय बाजारों का भी रिएक्शन उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चलें, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं इस वक्त। शेयर इंडिया से रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से संतोष मीना भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। संतोष, पहले आपसे एक टेक्निकल राय लेना चाहेंगे मार्केट पर। कल आज रात एक बड़ा इवेंट होने वाला है, उसके पहले भारतीय बाजार तो काफी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब आगे के लिए चाल कैसी देख रहे हैं आप? आज का जो फैसला आएगा उसका कितना रिएक्शन दिख सकता है मार्केट पर, और किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना के चलनी चाहिए? हेलो पूजा, गुड मॉर्निंग। मार्केट की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी बुलिश है। हालांकि हम ऑलरेडी पिछले 3 दिनों में काफी अच्छा बाउंस बैक दिखा चुके हैं। हम 18,345 से चलना शुरू कर रहे थे तो 18,700 के आसपास आ चुके हैं, तो व्यू तो बुलिश है। लेकिन एक एक्सटेंडेड मूव के बाद 18,700 से 18,725 के बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे कोई डिप मिलता है 18,600 से 550 के रेंज में, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो करंट लेवल पर चेज ना करते हुए किसी डिप का वेट करें। डिप मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपनी लीडरशिप जारी रखी है। अपने 44,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास घूम रहा है। यहाँ पर अभी कॉल और पुट राइटर्स के बीच में टसल चल रहा है, तो अगर 44,000 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो और शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। वो 44,400 से 44,600 तक लेके जा सकता है। और इन केस अगर 44,000 के नीचे स्लिप भी होता है तो 43,800 से 700 के बीच में डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो व्यू बुलिश है, बट करंट लेवल पर एंट्री ना लेते हुए कोई डिप मिलता है तो खरीदारी देखना चाहिए। ठीक है। तो कोई डिप मिलता है वहां पर आप खरीदारी करिए। अच्छी तेजी में है बाजार, आगे भी पॉजिटिव व्यू ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल कोई गिरावट यहाँ पर आने दीजिए और फिर यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, 9167329108। इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवालों को यहाँ पर हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पहले दर्शक भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से अमित मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। अमित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। जी मेरे पास केपीआई टेक्नोलॉजीज के 20 शेयर्स हैं एट 574 और एलजी बालाकृष्णन के 60 शेयर्स एट 695। तो ये होल्ड करना चाहिए हम कितने टाइम मुझे?
ओके ठीक है, चलिए आपको एक एक करके इस पर राय दिलवा देते हैं। एलजी बालाकृष्ण के शेयर्स भी हैं इनके पास 695 के लेवल्स पर। सबसे पहले केपीआईटी टेक पर एक बार राय ले लेते हैं। और रवि आप सजेस्ट करिए, 574 पर इन्होंने लिया हुआ था, 20 शेयर खरीदे थे और इस वक्त हल्का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। बट आईटी शेयरों में हमने देखा हाल फिलहाल, चाहे वो लार्ज कैप कंपनियां हो या फिर मिड कैप कंपनियां हो, काफ़ी ज़्यादा पिटाई इन शेयरों की देखने को मिली थी। अभी क्या करना चाहिए स्टॉक में? जो भी थोड़ा बहुत भी मुनाफा है वो लेकर निकल जाएं या फिर बने रहना चाहिए? इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप केपीआईटी टेक में? देखिए पूजा जी, अभी आईटी का ट्रेंड अब स्टार्ट हुआ है और मैं ये कहूंगा कि जो करेक्शन था वो हेल्दी करेक्शन था और अब आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी वापस से अपवर्ड मोमेंटम के लिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म पीरियड में आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 670 रुपए का डाल सकते हैं। अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो अभी के व्यू के हिसाब से अगर देखते हैं तो 725 का लक्ष्य बहुत आसानी से ये अचीव कर सकता है। मोमेंटम स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा बढ़ने दीजिए और होल्ड करिए, जिससे कि आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर पाए। ऑलराइट, ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की राय होगी। थोड़ा और बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है और आपका मुनाफा भी बढ़ सकता है, तो इन स्तरों पर आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। अगला सवाल जो था इनका वो एलजी बालाकृष्णन पर था। संतोष, आप राय दीजिए। इस वक्त स्टॉक 694 के पास कारोबार कर रहा है और इनकी जो खरीदारी थी वो भी इसी के आसपास की ही थी, जो हम समझ पाए इनके सवाल से। 690 695 के आसपास इन्होंने भी स्टॉक में खरीदारी की हुई है। लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार एक डाउन ट्रेंड है, या कह सकते हैं दायरे में काफी समय से कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। अभी क्या सजेस्ट करेंगे एलजी बालाकृष्णन में? कोई स्कोप आपको दिखाई दे रहा है एक अच्छी तेजी का, या फिर निकल जाए स्टॉक से? एलजी बालाकृष्ण का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, तो नॉर्मली स्टॉक अगर कंसोलिडेशन में है तो अच्छी बात है। जब भी ये निकलेगा तो ऊपर के चांसेस ज्यादा है मोमेंटम देने के। इमीडिएटली 680 का एक अच्छा सपोर्ट है। 680 इनकेस ब्रेक भी होता है तो 640 का नेक्स्ट 650 640 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया आएगा। तो 650 640 तक अगर ये रुक सकते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक को रुकना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिर 800 से 900 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, तो बने रहिए स्टॉक में। कंसोलिडेशन फेज में है और तेजी आएगी तो 800 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। दोनों ही स्टॉक्स आपके ठीक है, फिलहाल बने रहने की राय दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब से हमारे साथ राजकुमार मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मैडम, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 3000 शेयर हैं, उनकी बाइंग है 10 रुपये 50 पैसे, तो इसके बारे में आपकी सलाह चाहिए। चलिए, मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो इसलिए क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिट चुका था और जिस लेवल पर आपने एंट्री ली थी, लकी आपकी मुनाफा हो रहा है। काफ़ी समय भी आपको देना पड़ा होगा इस स्टॉक में, लेकिन फाइनली आपकी जो खरीदारी थी उससे काफ़ी ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। और हम देख रहे थे कि पिछले एक महीने में स्टॉक में शानदार रनअप भी देखने को मिला। रवि, क्या लग रहा है आपको? साउथ इंडियन बैंक में क्या करें? बने रहें या फिर निकल जाए? 28,000 के आसपास का मुनाफा इनको हो रहा है, और अगर निकल जाए तो कोई और बैंकिंग स्टॉक है आपको इन स्तरों पर जो अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूजा जी, सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, और ईटी स्वदेश में यही आप बार बार सजेस्ट हम लोग करते हैं कि आप सही जगह पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। साउथ इंडियन बैंक में अभी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बराबर हो चुका है। मुझे लगता है आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और पूजा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर अग्रेसिव है। 3 बैंक यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दूसरा है फेडरल बैंक, आप उसको आपको वहां पर पोर्टफोलियो स्विच कर सकते हैं। और तीसरा है डीसीबी बैंक। तो मैंने 3 बैंक के नाम लिए, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, नोट कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और डीसीबी बैंक। इन तीनों बैंक में से कोई भी बैंक आप ले लीजिए। इनफैक्ट जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको अट्रैक्शन दिखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, यहाँ पे इन तीनों में से किसी को भी आप अपनी बास्केट में शामिल करिए, प्रॉफिट आगे और बढ़ेगा।
बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक जैसे कुछ बैंक्स सजेस्ट किए, अभी आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में जो तेज़ी नज़र आई बैंकिंग शेयरों में, हर छोटे मझोले बैंकों में हमने देखा कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। साउथ इंडियन बैंक में भी सही समय पर मुनाफा बुक कर लीजिए, ये आपको इस वक्त राय दी जा रही है। और कुछ और स्टॉक्स आपको जो सजेस्ट किए गए हैं वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, अजय कुमार जी। अजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरे पास BLS इंटरनेशनल के 200 शेयर है, 63.33 रुपए के एवरेज के। तो अभी ये इतना टूट गया है 380 से, तो इसको रखना चाहिए कि बेचना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए? राइट, काफ़ी समय दिया आपने इस स्टॉक को, फ़ायदा भी मिला आपको, लेकिन आपने सही कहा, काफ़ी अच्छे लेवल्स आए थे, उस दौरान आप नहीं निकल पाए होंगे और अभी 204 के आसपास कारोबार कर रहा है। संतोष, BLS इंटरनेशनल पर क्या राय होगी आपकी? BLS इंटरनेशनल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वो जो एडजस्टमेंट हुआ है बोनस का एडजस्टमेंट है, इस वजह से शायद उनको ऐसा लग रहा होगा प्राइस नीचे है, तो इनको बोनस के शेयर अभी अलॉट नहीं हुए होंगे। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसका अभी भी बुलिश है, हालांकि स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका है, बट अभी भी मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो व्यू बुलिश है। ऊपर के टारगेट जो आ रहे हैं इसके 240 रुपए तक के आ रहे हैं, और नीचे में मेरे हिसाब से 190 का लेवल एक काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए, लेकिन अगर इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो ये अपना स्टॉप लॉस 190 पे ट्रेल कर सकते हैं। BLS इंटरनेशनल में आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बेंगलुरु से हमारे साथ पीयूष पटेल इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। पीयूष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पास 18,000 हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के शेयर हैं एट द रेट ऑफ 68। क्या करूँ, रखूँ इसे? ऑलराइट, संतोष जी आप ही इसमें सजेशन दीजिए। और पहले तो पीयूष जी मुबारक हो आपको, क्वांटिटी आपने काफ़ी अच्छी ली है इस स्टॉक में, और उसका क्लियरली आपको फ़ायदा भी मिला है। 68 पर लिया था और अब देखिए आपका जो मुनाफा है वो बढ़कर 5 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है हिमाद्री स्पेशलिटी में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप भी देखने को मिला था, 100 के आसपास के लेवल भी हमने इस स्टॉक में देखे। हाल फिलहाल में स्टॉक ने अपना हाइक्स के आसपास भी कारोबार कर रहा था। संतोष, आप सजेस्ट करिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स शानदार गेन हो रहा है, लेकिन क्या चार्ट पर आपको और मजबूती दिखाई दे रही है, या फिर इन स्तरों से निकल जाने की राय आप देंगे? हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करें तो इसका नॉर्मली परफॉर्मेंस काफी वॉलेटाइल होता है। इसने पिछले कुछ दिनों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन अब एक कंसोलिडेशन मोड में चले गया है। तो देखना ये होगा कि इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता है तो ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है। तो फॉर टाइमिंग 95 से 110 रुपए की रेंज है, तो 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर 95 के नीचे स्लिप होता है तो फिर रिस्क रहेगा, इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ आ सकता है। और लेकिन अगर 95 ब्रेक नहीं करता और ऊपर में 110 के लेवल के ऊपर निकलता है तो फर्दर तेजी एक्सटेंड होते नजर आएगी, जहां हमको 125 से 140 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको हिमाद्री केमिकल्स में दे दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें जयपुर से गरिमा गुप्ता जी ने भेजा है। गरिमा जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैं IFCI ले रखा था। हेलो, ओके, IFCI है 10 रुपये 20 पैसे में। ओके, ठीक है, 10,000 के आसपास का मुनाफा इस वक्त हो रहा है। रवि, IFCI कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? वैसे तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कंपनी में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दबाव भी देखने को मिला है, लेकिन इनको मुनाफा हो रहा है। लकी है ये, 2,000 शेयर्स इन्होंने 10 के लेवल पर ले लिया था और 15 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, निकल जाए या फिर कंपनी में कुछ पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है इस वक्त IFCI में? पूजा जी आपने एकदम सही कहा, नंबर्स अट्रैक्शन पे नहीं है, और जनरली इस तरीके की कंपनी में लोग निवेश इसलिए करते हैं कि उनका लॉन्ग टर्म पे कैपिटल भी बढ़े और खास तौर से डिविडेंड एक इनकम होती रहे। और इन दोनों चीजों पे ये स्टॉक
जो है वो फिट नहीं बैठता। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और अपनी पोजीशन यहाँ पर एक बार एग्जिट करनी चाहिए। सजेशन मैं जरूर दूंगा, अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में जाना चाहते हैं तो आपके लिए आरईसी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, एनएमडीसी आपके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप उनकी तरफ भी जा सकती है। गवर्नमेंट की कंपनीज हैं और काफी स्ट्रांग जो है वो फंडामेंटल भी हैं, तो आगे डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है और बहुत कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आप वहां पर अपना फंड स्विच कर लीजिए और इससे एक बार निकल जाइए, क्योंकि इसके नंबर्स काफी पुअर हैं, अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी घटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस भी देखने को मिला है और कंपनी में जैसा पूजा जी आप कह रही हैं कुछ बचा नहीं है। तो जब बचा नहीं तो प्रमोटर मत बनिए, एग्जिट कर लीजिए और दूसरे स्टॉक पे स्विच करके फिर से प्रॉफिट को एंजॉय करिए। बिल्कुल रवि, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको कैपिटल बनाना ही, अपना क्रिएट ही करना है तो अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनियों में जाइए। एनएमडीसी, आरईसी जैसे कंपनियों के नाम भी लिए हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब इस तरह की कंपनी में आपके पैसे लगे हों और आप मुनाफे में हों। तो अगर मुनाफे में हैं तो इस वक्त निकल जाना ही बेहतर रणनीति होगी। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए और ये कुछ कंपनियां जो आपको सुझाई गई हैं ये डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, इससे आपको अच्छा वेल्थ भी क्रिएट होगी। चलिए अब आगे बढ़े और हमारे साथ वडोदरा से महेश पटेल जी मौजूद है इस वक्त। महेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने करीब 10 महीने से बालाजी अमीन्स खरीदे है और उसकी वैल्यू पत्थर की वैल्यू है 3100। हेलो, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है आपको इस स्टॉक में महेश जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और पिछले एक महीने में हमने देखा कि स्टॉक में करीब 134 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी और 6 महीने में भी 60 अंकों की गिरावट। लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेड में है और आपकी भी जो खरीद लग रही है वो थोड़े ऊपरी स्तरों पर है। 3100 में आपने एंट्री ली और उसके बाद से स्टॉक में यहाँ पर दबाव ही देखने को मिल रहा है। रवि, आपसे ही सवाल होगा, बालाजी एमआईएस पर क्या आउटलुक बन रहा है आगे के लिए? आपका नुकसान इनको काफ़ी हो चुका है, आगे के लिए क्या ट्रेंड आपको कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है या फिर निकल जाना चाहिए और कोई इनको कंपनी सुझाएंगे आप? देखिए पूजा जी, केमिकल इंडस्ट्री का ना एक बूम आया था और पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री काफी अग्रेसिव लगेगी और अच्छे रिटर्न्स मिले। इस समय हुआ ये है कि जब 5 साल में इतने लंबे रिटर्न मिले हैं, 200-300% मार्केट बढ़ चुकी है, तो अब करेक्शन का फेज है और कहीं ना कहीं से लोग जब इस तरीके से बढ़ता है तो वहां पर फंस जाते हैं और अब जब करेक्शन आ रहा है तो रिस्क पैदा हो रहा है। देखिए अभी केमिकल इंडस्ट्री या फर्टिलाइजर स्टॉक्स का भविष्य बजट तक जितना बचा है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो यहां पर आप एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वैसे मेरा सजेशन आपको क्लियर कट होगा कि आप इससे निकल जाइए और हमने बहुत से स्टॉक्स की चर्चा की, आरईसी की चर्चा की, एनएमडीसी की चर्चा की, बैंक ऑफ बड़ौदा की चर्चा की, फेडरल बैंक की चर्चा की। वो ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि ये स्टॉक इस लेवल पर खड़ा है कि यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो 10% 12% तो बहुत इजीली और करेक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बेटर होगा कि जिन स्टॉक्स की चर्चा हम कर रहे हैं ईटी स्वदेश के चैनल पे, उन स्टॉक्स पे आप फोकस करें, यहां से एक बार जरूर निकल जाए। ठीक है, थोड़ा नुकसान काफ़ी हो रहा है आपको। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल निकल जाने की राय होगी क्योंकि बजट में भी ज़्यादा समय बचा नहीं है। बजट तक ही जितना चल पाएगा और उसमें आपको कितना मुनाफा होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो निकल जाइए स्टॉक से और दूसरे स्टॉक्स, दूसरे शेयर्स हमने शो के दौरान सजेस्ट भी किए हैं बैंकिंग स्पेस से जुड़े, वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अनिल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, हेलो, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। मैंने बड़े हाइप के साथ आया हुआ आईपीओ का, एलआईसी का आईपीओ के शेयर मैंने लिया था, पूरा अलॉटमेंट हुआ था रिटेल वाला, और उसके बाद जब रेट्स कम हुए तो मैंने उसमें थोड़ी एवरेजिंग भी की, लेकिन उसके बाद और गिरता चला जा रहा है और 600 के आस 650 650 के आसपास आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी जो एवरेज आ रही है वो करीब 900 890 के आसपास आ रही है।
अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं दो फोलियो में है, हस्बैंड एंड वाइफ, मैंने 2 फोलियो में लिया था आईपीओ से, तो मुझे सलाह दीजिए कि मैं बना रहूं। जी रवि, ये सवाल जो अनिल कुमार जी अभी पूछ रहे थे, ये काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों की दिक्कत है। आईपीओ के समय में उनको अलॉटमेंट मिला था, एलआईसी काफ़ी हाइप के साथ आया था ये आईपीओ, लेकिन काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों को इसमें नुकसान भी झेलना पड़ा। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी पोजीशन एवरेज करने की कोशिश की, और एक पॉजिटिव चीज़ जो और नज़र आ रही है हमें, पिछले हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर एक हफ्ते का ही ट्रेंड देख लें तो करीब 70 अंक ऊपर ये स्टॉक आ चुका है, तो नुकसान की भरपाई तो इनकी काफ़ी हद तक हो चुकी है। बट क्या व्यू बन रहा है आपका एलआईसी के लिए? अब आगे के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें बने रहें? देखिए पूजा जी, इस समय एलआईसी पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं, और चूंकि ऊपरी लेवल पर आया था, 45 और 60 रुपए का डिस्काउंट पॉलिसी होल्डर को मिल रहा था, और उस चक्कर में 300 रुपए अभी नुकसान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो जो अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वीकली यहाँ पर ट्रेंड है उसमें 800 रुपए तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, 780 और 800। तो अनिल भैया 800 रुपए आता है तो ईटी स्वदेश को मत भूलिएगा, वापस चैनल पे आइएगा, आपको नए सजेशन मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करके आइएगा, यानी कि वहां पर सौदा एक बार काट लीजिएगा और नए स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक आपको आप रखे रहिए, आप 6 महीने रखिए, 8 महीने रखिए, 1 साल रखिए, आपके बाइंग प्राइस तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करेंगे तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप करंट लेवल से आप एक बार को कोशिश करिए कि 750 और 800 के पास आता है तो वहां पर एग्जिट करिए, वो रेजिस्टेंस लेवल भी होगा और वापस टिप फिर से मार सकता है, तो फिलहाल इस ट्रेड से बाहर निकलिए। अब दूसरी बात कि आपको जाना कहां है, आपके पास अनदर ऑप्शन है। आप इसी की जगह, अगर एलआईसी पे भरोसा है, आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, नहीं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक, इन सब की हमने चर्चा करी है, और उनमें स्टॉक्स को लीजिए, वो आपको बेहतर मुनाफा यहाँ पर दे पाएंगे। लेकिन ये स्टॉक अभी आगे आने वाले 6 से 8 महीने या साल भर में इसी कांस्टेंट प्राइस पर रहेगा, तो बेटर होगा स्ट्रैटेजी को बदलना। ठीक है, तो 800 के लेवल्स आ सकते हैं, वहां पर निकलने की कोशिश करिए। आपका नुकसान की भरपाई काफ़ी हद तक हो चुकी होगी, तब तक निकलिए। और ये कुछ स्टॉक्स जो आपको अभी बताए गए, एलआईसी हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, आपको जल्द ही यहाँ पर रिटर्न भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर निवेश करने की राय। चलिए एक छोटे रुख करते हैं हमारे एक खास सेगमेंट की तरफ, कमोडिटी की ABCD। और हर दिन हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियों को आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको निवेश करने में आसानी हो सके। और आज का क्या टॉपिक है, ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए आज का टॉपिक क्या है? देखिए, कमोडिटी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ट्रेडिंग की बारीकियां भी समझना पड़ेगा। मैंने पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बताया था कि ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करना है, ताकि अलग अलग पैटर्न को आप ड्रॉ करना सीख सके। और अगला पैटर्न आज मैं बताने वाला हूँ वो है फ्लैग पैटर्न। काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है, फ्लैग की तरह का पैटर्न बनता है, पहले पोल बनता है, फिर फ्लैग की तरह का पैटर्न बनता है, वहाँ पे कंसोलिडेट करता है बाजार, और उस कंसोलिडेट के बाद जब ब्रेकआउट आता है उसके बाद एक बड़ी तेजी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसको चार्ट के जरिए मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ कि चार्ट में क्या देखिए, फ्लैग पैटर्न है, ये बुलिश फॉर्मेशन ट्रेंड है, जो तेजी का जो नजरिया था वो तेजी चल ही रही है, तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे फ्लैग के पोल की तरह देखिए, तेजी यहाँ तक आई, इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज है। इस फेज में वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन जब बड़े वॉल्यूम के साथ जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है फ्लैग के बाद, तो उतनी तेजी, पोल के साइज की तेजी आपको ऊपर की तरफ दिखेगी। तो आपको तेजी में बने रहना, इस तरह के पैटर्न में बड़े ब्रेकआउट की संभावना रहती है। इस तरह का एक रिवर्स फ्लैग पैटर्न भी बनता है जिसे हम बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर सेम कंडीशन होता है, यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड जारी रहता है, गिरावट के बाद इस तरह का पोल क्रिएट होगा, फिर फ्लैग की तरह का उल्टा फ्लैग दिखेगा आपको, और फिर वहां पर इस पोल के बराबर आपकी गिरावट दिखेगी। तो इस तरह के पैटर्न काफी सक्सेसफुल होते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग में। अगर कमोडिटी ट्रेडर के तौर पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर इसको आजमा भी सकते हैं, ताकि आप अपने ट्रेडिंग लाइफ को और भी बेहतर बना सके। जी
ऑलराइट, तो ये फ्लैग पैटर्न की ABCD आज हम आपको समझा रहे थे। विश्वम, बहुत धन्यवाद आपका ये टॉपिक हमारे सामने लाने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करते हैं। और अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। ऑलराइट, व्हाट्सएप के जरिए क्वेरी हमें आई है। यस बैंक पर सवाल है इनका। 10,000 शेयर्स 15 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छे लेवल पर एंट्री की और अब देखिए काफ़ी अच्छा मुनाफा भी इनको हो रहा है। हालांकि आज हम यस बैंक में गिरावट ज़रूर देख रहे हैं, करीब 6-7% की गिरावट यहाँ पर यस बैंक में देखने को मिली। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के एंट्री लेने की यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, फंड फ्यूचर की खबर है, जिसके चलते उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में अब आज एक प्रॉफिट बुकिंग हावी है। लेकिन काफ़ी अच्छा रन अप देखने को मिला। 13-14 लेवल से धीरे धीरे करके अब स्टॉक देखिए 20 के लेवल को भी पार कर चुका है। इस पर एक बार टेक्निकल चेक लेते हैं पहले और उसके बाद फंडामेंटल भी इसके समझने की कोशिश करेंगे हम। संतोष, आप बताइए, यस बैंक 15 पर इन्होंने लिया हुआ था, ट्रेडिंग का ही नज़रिया होगा। यहाँ पर इन्होंने शेयर प्राइस भी इस वक्त छोटी है, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, एक बड़ा निवेश किया और करीब 70,000 से ज़्यादा का मुनाफा भी इनको स्टॉक में हो रहा है। तो जो भी मुनाफा अभी इस वक्त हो रहा है इनको लेके निकल जाए या फिर चार्ट्स में और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आपको? यस बैंक में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। इस पिछले कुछ दिनों में बहुत ही प्यारा मूवमेंट देखने को मिला, बट मुझे लगता है इनको एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कंजर्वेटिव होकर, क्योंकि 25 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, उसके ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अभी प्रॉफिट बुक कर लिया, इन केस वापस इनको डिप मिलता है 18 रुपए के आसपास, तो वो वापस एक एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट फॉर टाइमिंग एक प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा आइडिया होगा। चलिए, प्रॉफिट बुक करना अभी फिलहाल एक अच्छी रणनीति होगी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी छूट चुका है और 25 के ऊपर जाना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बार यस बैंक में जो खबर आई है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। और आज जो खबर आ रही थी वो ये थी कि यस बैंक शेयर वारंट के जरिए करीब 8800 करोड़ से ज़्यादा की रकम जुटाने की योजना बना रहा है। अब इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो एंट्री ले रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए पूरी खबर क्या है? जी बिल्कुल, यस बैंक में अब देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन पे जो है पूरा फोकस था और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, अब यहाँ पे जो है लगभग 370 करोड़ के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कह सकते हैं, और अराउंड 250 करोड़ से ज़्यादा के वारंट्स, ये जो हैं दो बड़े पी दिग्गज कंपनीज को मिलेंगे। एक हुई कार्लाइल, दूसरा हुआ एडवेंट इंटरनेशनल। अब इसके कारण जो है कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो है, कैपिटलाइजेशन रेशियो, इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और लगभग 950 करोड़ ऑलरेडी कंपनी के खाते में आ चुके हैं और बाकी सब जो है समय के हिसाब से वारंट्स जब कन्वर्ट होंगे शेयर्स में तब जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। इसके अलावा दो अहम जो है अनाउंसमेंट्स आए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दोनों प्राइवेट इक्विटी हाउसेस के दो दिग्गज प्लेयर्स, सुनील कौल कार्लाइल के और श्वेता जलान जो एडवेंट इंटरनेशनल की हैं, उनको जो है एडिशनल डायरेक्टर का पद मिला है यस बैंक में। और आगे जाते हुए जो है हमारे सूत्रों से पता चला, ET Now स्वदेश का एक्सक्लूसिव है, कि जो पिछले अगले 2 या 3 हफ्ते में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 11,900 करोड़ का जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है GC फ्लावर्स। और तीसरे तिमाही में जो है लगभग 1700 करोड़ का जो है इनफ्लो सेल में भी दिखने मिल सकता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए लाइफ टाइम लेवल से स्टॉक जो है 94% गिर चुका है, लेकिन अगर मार्च के लो से देखें तो 90% स्टॉक ऊपर है। ये नज़रिया का बात है, लेकिन याद रखिए एसेट क्वालिटी पिछले 5 तिमाही में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और कंपनी का मानना है कि कैपिटलाइजेशन के बाद GNPA रेशियोज़ 2% के नीचे हो जाएगा और NNPA रेशियोज़ की बात करें तो वो लगभग 1% का आ जाएगा। रिटेल निवेशकों के भी जो है पोजीशंस बढ़ गई हैं, 15% ज़्यादा रिटेल निवेशक आ गए हैं, लगभग 45 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और आगे जाते हुए जो इक्विटी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला ऑफकोर्स होने वाला है कि जो बेसल नॉर्म से जो लिक्विडिटी रेशियो है वो इम्प्रूव करेगी। क्रेडिट साइकिल बैंक्स में अच्छे चल रहे हैं और इसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट्स की जो आंकड़े होते हैं वो 1% से ज़्यादा हो सकती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और आखिर में मैं कहूँगा कासा रेशियो, वहाँ पे भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने मिलेगी जो 30% के ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल ऑफकोर्स आप PSU बैंकिंग स्पेस और बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और येस बैंक में भी जो है चेंजेस देखने मिल रहा है। हालांकि आज के दिन के ट्रेड में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है।
बिल्कुल, आज के ट्रेड में मुनाफा वसूली हावी है, ये एक जो स्तर इस वक्त दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो वारंट जारी करेगा बैंक, जिसके ज़रिए पूंजी जुटाने की योजना है, और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खबरें निकल कर आ रही हैं कंपनी के लिए। बोर्ड्स में भी, इनके बोर्ड मेंबर्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं। जो नतीजे हाल फिलहाल में हमने देखे वो भी अच्छे थे। कैपिटल सिचुएशन में यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। रवि, येस बैंक पर एक आपसे राय लेना चाहेंगे। अब आगे के लिए येस बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? और जैसे कि शरद बता रहे थे अभी कि अब जिनके पास बहुत लंबे समय से है उनको तो यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ ही रहा होगा, लेकिन जिन्होंने बाद में एंट्री ली गिरावट के बाद, जैसे कि 13-14 लेवल पर जिन्होंने एंट्री ली, उनको तो अब गेन दिखाई दे रहा है। तो अब क्या चाल आगे की रह सकती है येस बैंक की? आपको क्या लगता है जो निवेशक हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करना चाहिए? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि जो भी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है, जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आई है, इसीलिए ये स्टॉक 12 रुपए से 24 रुपए का हाई बना चुका है, यानी कि इसीलिए ये डबल हो चुका है। तो इस चीज को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में अभी बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है, तब ये 100 की रेंज में स्टॉक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जिन्होंने खरीदा हुआ है, जिन्होंने पहले 300-400 रुपए में खरीदा, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो 20 रुपए में सौदा काट नहीं सकते, 12 रुपए आएगा तब भी नहीं काट पाएंगे, तो उनको तो होल्ड करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी इन्वेस्टर घुसे, जो 10, 12, 15 और यहाँ पर अभी 18 रुपए में घुसे, जिन्होंने ईटी स्वदेश को फॉलो किया, तो मुझे लगता है उनके लिए मौका है। ये सारी न्यूज का इंपैक्ट आ चुका है, आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब वापस 15 रुपए आता है, 16 रुपए आता है, वहां पर एंट्री के लिए फिर सोचिएगा। लेकिन जो शॉर्टर इन्वेस्टर है उनको एक बार जरूर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वापस जैसे डेवलपमेंट होंगे आपको एंट्री के मौके मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप एक समझदार और स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे और आप अच्छे प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे आ जाए, जिसके कि आसार अभी फिलहाल नज़र आ रहे हैं। आगे ऑफ कोर्स बैंक में अभी धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलपमेंट होना शुरू हुए हैं, जिसका कि असर अभी धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन उस बीच ये उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और अगर आप ट्रेडर्स हैं तो उसके लिए दोनों के ही लिए आपको रणनीति यहाँ पर बता दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, येस बैंक से आगे बढ़ें और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी दर्शक मौजूद हैं। कोलकाता से दिलीप कुमार जी का सवाल आया है हमें व्हाट्सएप के जरिए, और इनका सवाल है यूपीएल पर 270 शेयर्स इन्होंने 796 के भाव पर लिया हुआ है, 796 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ, और इनके खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है, लेकिन नुकसान में है ये, करीब यहाँ पर 5,500 से ज़्यादा का इनको नुकसान भी हो रहा है। और इन्होंने एंट्री भी थोड़ा ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर लेने की कोशिश भी की है। चलिए राय ले लेते हैं इस स्टॉक पर। संतोष, आप सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए इन्हें? 774 पर कारोबार कर रहा है, अगर कोई स्टॉप लॉस भी है तो वो भी सुझाइए। यूपीएल की बात करें तो जनरली इसको 800 रुपए के आसपास सप्लाई आ जाता है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से सेक्टोरल टेलविंड है, सारा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और बजट के पहले मुझे लगता है इस ओवरऑल सेक्टर आगे भी परफॉर्म करता रहेगा। तो चांसेस है शायद इस बार 800 का लेवल डिसिसिवली निकाल दे। अगर ये 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रैली देखने को मिल सकती है इस काउंटर में हमको 880 से 900 की ओर। सो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। नीचे इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है वो 755 का आ रहा है और जो मेजर सपोर्ट है वो इसका आ रहा है 735 के आसपास, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन 100 दिन तीनों मूविंग एवरेज वही है। तो मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे बने रहना चाहिए। नीचे 735 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 800 के ऊपर टिकता है तो 900 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो 900 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए इस शेयर में। चलिए अब आगे बढ़ें और व्हाट्सएप के जरिए एक और सवाल आया है हमें सुनील रैना जी का। फिलिप कार्बन पर इनका सवाल है, 100 शेयर्स 139 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुआ, यहाँ पर भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है, 9 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। नहीं, ये सवाल कुछ गलत है। यहाँ पर फिलिप्स कार्बन पर इन्होंने, ये हमें करेक्ट करना होगा, गोडफ्रे फिलिप्स नहीं है, फिलिप कार्बन है जिन पर कि इन्होंने खरीदारी की है और 139 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था, अब 130 के पास
कारोबार कर रहा है। जी, ये प्राइस है, ये स्टॉक है जिसमें कि इन्होंने खरीदारी की थी। संतोष जी, आप ही सजेस्ट करिए, क्योंकि इनकी खरीदारी के पास ही इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, करीब करीब 9 रुपए प्रति शेयर का इनको नुकसान भी हो रहा है। आगे के लिए चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? क्या करेक्शन और दिखाई दे रहा है या फिर कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं, कुछ रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं आपको स्टॉक में? इस स्टॉक का स्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो साइडवेज है, लेकिन अब थोड़ी वीकनेस आते नजर आ रही है और प्रोबेबिलिटी बन रही है कि स्टॉक वापस से जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 121 से 120 के आसपास, वहां तक जा सकता है, उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर ये रिस्क ले सकते हैं 120 रुपए तक का तो बने रहिए, 120 के नीचे जाता है तो फिर निकलना पड़ेगा। अगर ये रिस्क नहीं लेना चाहता है तो करंट लेवल पर भी निकल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो करंट लेवल पर भी निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़े और नांदेड़ से भागवत जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ऐसा है, मैंने पीबी फिनटेक के 625 में 150 शेयर लिए है। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार शॉर्ट नेम उसका, तो अभी 465 के आसपास कुछ चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर राय दिलवा देते हैं। नुकसान आपको काफ़ी हो रहा है, आपने गिरावट में थोड़ा एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ायदा मिला नहीं और उस स्तरों से भी स्टॉक इस वक्त काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए रवि, आप सजेस्ट करिए। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पर भी रिटेल निवेशकों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इनको भी यहाँ पर लॉस काफ़ी हो रहा है। 625 के भाव पर इन्होंने लिया था और अब देखिए 450 के पास स्टॉक इस पर ट्रेड कर रहा है। क्या करें स्टॉक में? पिछले 6 महीने में तो काफ़ी लगातार एक डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है, लेकिन बने रहना चाहिए। कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको पीबी फिनटेक में? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 420 रुपए का। अगर उसके नीचे स्टॉक चला जाता है तो पूरी तरह से एग्जिट हो जाइए। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है ये। और दूसरी बात है, अगर आपने बिल्कुल सही कहा पूजा जी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखते हैं तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ले पाई है और अगर जितनी भी सेल्स बढ़े हैं उसके अगेंस्ट में इनके यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है रिटर्न की। तो पहला सजेशन होगा कि आप एग्जिट कर लीजिए, लेकिन अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो 420 का एक स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिए, क्योंकि उसके नीचे जाने के बाद ये स्टॉक 320 और 350 की सीरीज में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक से अगर आपको थोड़ी भी अभी एक्सपेक्टेशन लग रही है कि शायद बढ़ जाएगा तो बढ़ने पे उछलने पे निकल सकते हैं, नहीं तो 420 का स्टॉप लॉस फॉलो करिए। फिलहाल फंडामेंटल या टेक्निकल मुझे लगता है सपोर्ट यहाँ पर इस स्टॉक को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये राय आपको पीबी फिनटेक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंजाब से हमारे साथ सरबजीत जी जुड़े हैं। सरबजीत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार, एक्चुअली मेरे पास स्टोव क्राफ्ट के शेयर हैं, 50 शेयर हैं। ओके, ये कब लिया था आपने? ये मैंने लिया था काफी टाइम हो गया, 6 मंथ हो गए। मैंने 740 का भी इस पे भाव देखा था, बट मैंने लिया था 830 के भाव तक जाने तक के लिए, टारगेट के लिए। आपके लेवल्स दिखे भी थे लेकिन उस समय आप एग्जिट नहीं कर पाए और देखिए अब स्टॉक नीचे आ चुका है, तो आपका मुनाफा जो था पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है इस स्टॉक में। रवि, स्टोव क्राफ्ट ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? हमने तो यहाँ पर 1000 के ऊपर तक के भी लेवल्स देखे थे, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में एक गिरावट का ही ट्रेंड हावी है। इनको जो भी मुनाफा हो रहा था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और अभी काफ़ी निचले स्तर पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? यहाँ से कोई रैली की उम्मीद आप देख रहे हैं या फिर निकल जाएं इस शेयर से? देखिए, डोमेस्टिक अप्लायंसेस से कंपनी बनाती है, 1900 करोड़ 2000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 35 के पीई पे है और लगभग 1 महीने में 10%, 3 महीने में 18% और 1 साल में 40% ये स्टॉक गिर चुका है। आप लकी हैं कि आपका पैसा अभी बचा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एग्जिट कर जाइए। ये स्टॉक के अभी फंडामेंटल में भी बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं देखने को मिल रहा और कंपनी ने जिस उम्मीद से यहाँ पर आईपीओ लाई थी वो आईपीओ कहीं ना कहीं से वो डायरेक्शन जो है वो
मिस कर गए हैं, तो मुझे लगता है आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरे और सेक्टर्स हैं जो चल सकते हैं, अगर आपका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है तो अपनी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि नो लॉस नो गेन पर की सिचुएशन है अभी आपकी। मुनाफा आपको हो रहा था लेकिन उस समय आप निकले नहीं, लेकिन अच्छी बात यह कि आपने समय पे रिव्यू ले लिया और देखिए पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी हमने आपके सामने रखा, तो उसको देखते हुए आप डिसीजन लीजिए। और शो के दौरान हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर चर्चा भी की, आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। स्टोक्राफ्ट से निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ें और जीएल त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। हेलो। हाँ सर, ये मैंने LIC के जो शेयर है 104 शेयर 824 के रेट में खरीदे थे, और दूसरा मैंने स्टार हेल्थ के शेयर 105 शेयर 799 के रेट में खरीदे थे, और ये जोमेटो के 50 शेयर 91 के रेट में खरीदे थे। ठीक है, ओके। नुकसान आपको तीनों ही स्टॉक में हो रहा है, ये सब ऐसा लग रहा है ये जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद जब गिरा आपने तब एंट्री लेने की कोशिश की, और तीनों ही स्टॉक में इस वक्त नुकसान झेल रहे हैं। रवि जी, क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो में 3 शेयर हैं, 2 तो हाल ही सब IPO के टाइम के ही इनके यहाँ पर खरीद लग रही है। जोमेटो में देखिए यहाँ पर नुकसान है, स्टार हेल्थ, LIC जो भी स्टॉक है सब में इनको नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? एक एक स्टॉक पर राय दीजिए, और क्या पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है इन्हें? मुझे ऐसा लगता है पूजा जी इनको बहुत ज्यादा जरूरत है बदलाव की, क्योंकि IPO में जरूर लगाए थे लेकिन स्ट्रैटेजी भूल गए, मिस आउट कर गए, इस वजह से भी कई बार इस इन्वेस्टर को नुकसान आ जाता है। अभी के इस हिसाब से अगर देखते हैं तो सबसे पहले LIC में मैंने आपको राय दिया था कि इस समय स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा बढ़ा है, तो आप चूंकि शॉर्टर पीरियड में यहाँ पे रखते हैं तो एक बार 800 के आसपास 780 और 800 के पास आ सकता है, तो वहां पर आता है तो तुरंत एग्जिट कर लीजिए। और जो स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं या ET स्वदेश को फॉलो करिए, और स्टॉक्स की चर्चा होंगी उनमें स्विच कर लीजिए, और अदरवाइज मैं लास्ट में भी आपको बताता हूं कि किन स्टॉक्स में जाना है। दूसरा स्टॉक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है। देखिए फंडामेंटल तो अभी नंबर्स जो है वो अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं दे रहे, चार्ट्स में भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिख रहा है, और वीक ऑन वीक बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस पुअर रही है, तो इससे भी 604 रुपए चल रहा है, एग्जिट कर लीजिए। तीसरा स्टॉक जो आपको जोमेटो है, 64 रुपए से वो 65, 66 और 68 रुपए तक ये हो सकता है, तो आपको इन तीनों स्टॉक से करना है एग्जिट। अब आपको मैं बताता हूं कि आप किसकी तरफ जाइए। तो सबसे पहला आप नोट कर लीजिए पेन पेपर लेके, नहीं तो मिस कर जाएंगे। पहला स्टॉक आप इस समय IT सेक्टर में जो वापस से बूम चालू हुआ है, वापस मार्केट मोमेंटम में है, तो आप वहां पर अपना पैसा एक स्टॉक ले लीजिए, इन्फोसिस, उसकी तरफ आप अपना पैसा डालिए। 1580 रुपए का स्टॉक चल रहा है और 1700 और 1800 के लेवल दिखा सकता है, तो पहली तरफ इसकी तरफ जाइए। दूसरा स्टॉक ले लीजिए टाटा पावर, 220 रुपए का स्टॉक चल रहा है, 255 260 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, आप उसकी तरफ चले जाइए। तीसरा जो सेगमेंट है, तीसरे जो स्टॉक को आपको स्विच करना है, उसके लिए ऑप्शंस मैंने इससे पहले भी दिए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ पे उसमें स्विच कर सकते हैं, फेडरल बैंक में कर सकते हैं, DCB बैंक। तो तीनों सेक्टर और तीनों आप स्टॉक को अलग अलग सेक्टर में डिवीजन करेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो को आगे बचा भी पाएंगे, और मार्केट में अगर कोई करेक्शन होगा तो एक ना एक स्टॉक आपको अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर दे जाएगा और आपका लॉस भी रिकवर कर देगा। तो चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, इसको स्विच करिए और आप वापस ET स्वदेश पे फोन करेंगे और बताएंगे कि हाँ मैंने ये स्विच किया और प्रॉफिट वापस से निकल रहा है। बिल्कुल, तो नुकसान आपको काफ़ी हो रहा है, नुकसान की भरपाई कैसे हो सके उसके तरीके आपको बताए गए। कोई भी उछाल मिल रहा है, जो भी कंफर्टेबल लेवल्स आपको लग रहे हैं, स्टॉक से निकलने की कोशिश कीजिए, और ये जो स्टॉक्स हमने आपको अभी शो के दौरान बताए वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा लेकिन लॉस रिकवर करना भी यहाँ पर ज़रूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, वो भी फटाफट से ले लेते हैं। नागपुर से प्रदीप जी का सवाल कोटक महिंद्रा बैंक पर आया है। इन्होंने 4000 शेयर्स 1900 के लेवल्स पर लिए हुए हैं और फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है। 1870 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन देखिए क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है तो नुकसान बहुत बड़ा भी दिख रहा है। संतोष क्या सजेस्ट करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में? वैसे तो समय नहीं दिखाया है इन्होंने कि कितना समय ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टॉप लॉस आप इनको सुझाएं तो। कोटक बैंक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, बट मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 1860 एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। तो मेरे हिसाब से ये इनकी ऑलरेडी पोजीशन है तो बने रहना चाहिए। स्टॉक यहाँ से चलना शुरू कर सकता है। यहाँ से चलता है तो वापस से 1950 से 1980 के लेवल दिखा सकता है, और आने वाले समय में जैसे ये 1980 का लेवल निकालेगा तो फिर इसमें एक तेजी का मोमेंटम बनेगा। बट करेंट लेवल पर बने रहना चाहिए। यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम नजर आता है। ठीक है, तो करंट लेवल पे बने रहे, डाउनसाइड कम है तो आपका मुनाफा जो है, आपके लेवल्स जो है वो जल्द ही नजर आएंगे। अगला सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए आया। संतोष आप ही सजेस्ट करिए। भोपाल से उदय पांडे जी ने सवाल भेजा है टाटा पावर पर। 500 शेयर्स इन्होंने 238 के भाव पर लिए हुए थे 238 पर, और 221 के पास इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। यहाँ पर चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है आपको टाटा पावर के लिए? टाटा पावर की बात करें तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 215 का एक सपोर्ट है। इनकेस 215 भी ब्रेक होता है तो नीचे मेजर 210 से 205 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। हालांकि अभी कंसोलिडेशन में कहना मुश्किल होगा कि कब चलना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ये ऊपर में 225-30 के ऊपर निकलता है तो फिर हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 240 तक का। तो इसमें भी बने रहना चाहिए, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा आ रहा है 215 से 210 के बीच में। बिल्कुल, तो आपके सपोर्ट के पास ही कारोबार ये स्टॉक कर भी रहा है। बने रहिए, 240 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है। रवि, संतोष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए